आप सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या सुधार हुए, उन चीज़ों के बारे में विस्तार से हम इस अध्याय के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत रूस के आर्थिक नियोजन की सफलता से प्रेरित होकर भारत में भी 1 अप्रैल 1951 से योजनाबद्ध विकास के श्रेणीगणित किया और आर्थिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की एक सलाहकार संस्था के रूप में योजना आयोग की स्थापना की। और ये योजना आयोग एक सुपर कैबिनेट के रूप में इतना शक्तिशाली होकर उभरा कि विकास कार्यों से संबंधित नीति निर्धारण से लेकर संसाधनों के आवंटन तक में उसी का वर्चस्व स्थापित हो गया। केंद्र और राज्यों के मंत्रालय एवं विभागों की स्वायत्तता प्राय समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की बाजारोन्मुखी शक्तियाँ क्षीण होकर समूची अर्थव्यवस्था नौकरशाहियों के नियंत्रण, प्रतिबंधात्मक शक्तियों एवं भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर 1991 जैसे गंभीर वित्तीय, आर्थिक एवं विदेशी विनिमय संकट में फंस गई। तो इस आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी साख सुधारने के लिए, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जुलाई 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों एवं आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू कर भारत में बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। तो देखो आगे, नियोजित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाजारोन्मुखी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की ओर। आर्थिक सुधारों एवं उदारीकरण की नीतियों के कारण भारत के उद्योगों, व्यापार, विदेशी विनिमय, करारोपणों, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्रों, बीमा, कृषि आदि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के नियंत्रणों, प्रतिबंधों एवं विनियमनों की समाप्ति से निजी क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इस नवीन आर्थिक नीतियों एवं उदारीकरण को लागू करने के परिणाम स्वरूप भारत की नियोजित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलकर अब बाजारोन्मुखी तथा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वाला होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक प्रश्न उठता है कि बाजारोन्मुखी भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का औचित्य कितना सार्थक है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। भारत के आर्थिक नियोजन में निवेश, विकास प्रक्रिया तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडियन प्लानिंग। तो आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या और कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और उत्पादन का वितरण किन में और कैसे हो, इन आदि महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा समूची अर्थव्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए जाते हैं। आर्थिक नियोजन की प्रणाली एक जटिल एवं नियंत्रित प्रणाली है। इसमें निवेश, विकास की व्यूहरचनाएं तथा प्राथमिकताओं के निर्धारण में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निजी क्षेत्र और बाजार शक्तियों को प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित करके उन्हें पूर्व निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार
निजी क्षेत्र का कुल निवेश में 55% भाग रहा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश में केवल 45% भाग रहा। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पादन में निजी क्षेत्र का भाग 73% था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के 23 पॉइंट के भाग के मुकाबले लगभग दुगना था। तो इस प्रकार आर्थिक सुधारों के लिए भारत में अनेक अहम कदम उठाए गए और भारतीय नियोजन में विकास की प्रक्रिया एवं प्राथमिकताओं में परिवर्तन की प्रवृत्तियां भी सामने आई। अब हम इनके आर्थिक सुधारों की जो आवश्यकता, नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जो अध्ययन करेंगे, उसमें सबसे पहला है नौकरशाही नियंत्रण एवं भ्रष्टाचार। आर्थिक नियोजन की विकासमूलक रणनीति से देश में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ। कृषि और औद्योगिक एवं विदेशी निवेश क्षेत्र के साथ साथ परिवहन एवं संचार तथा सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ और अर्थव्यवस्था की संपूर्ण विकास प्रक्रिया पर नियंत्रणों एवं प्रतिबंधात्मक नीतियों से सरकारी तंत्र और नौकरशाही हावी रहा, जिससे विकास कार्यों में बाधा एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा। आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ा और साधनों की फिजूल खर्ची एवं अपव्यय बढ़ा, जिससे वित्तीय संकट और आर्थिक स्थिरता की प्रवृत्ति प्रबल हुई। सार्वजनिक उपक्रमों में घाटा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अत्यधिक पूंजी निवेश के बावजूद अकुशलता के कारण उनमें लगातार बढ़ता घाटा अथवा उनकी लाभप्रदता में निरंतर कमी से उनके विकास के औचित्य पर भी प्रश्न लगने लगे। योजना आयोग की मनमानी से विकास में योजना आयोग की मनमानी से विकास में बाधा। तो एक कारण यह भी था योजना आर्थिक सुधारों की आवश्यकता का। योजना आयोग जो आर्थिक नियोजन के लिए एक सलाहकार संस्था के रूप में स्थापित की गई थी, कालांतर में एक सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कैबिनेट के रूप में उभरकर सामने आई और मंत्रालयों एवं विभागों पर हावी हो गई और केंद्र राज्यों को वित्तीय साधनों के हस्तांतरण में भी योजना आयोग भारी पड़ा और जिसके संकेत नवे वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र राज्यों द्वारा नोट ऑफ डिसेंट भी मिलता है, एक विसम्मति टिप्पणी भी मिलती है। अगला है इसका बिंदु है निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में भारी अंतर। विभिन्न योजनाओं में कहीं निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में भारी अंतर रहा। देश में योजनाबद्ध विकास के 60 वर्षों में भी बेरोजगारी निरंतर बढ़ती रही, निर्धनता का निराकरण संभव नहीं हुआ, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता ही गया, धनवान अधिक धनवान होता गया, गरीब और गरीब होता गया और आर्थिक विषमता की खाई बढ़ती गई और मुद्रास्फीति का जोर जनता के लिए कष्टप्रद रहा और 1991 में वित्तीय संकट के समय मुद्रास्फीति 17% तक पहुंच गई और आपातकाल के पूर्व यह लगभग 24% वार्षिक हो गई थी और सार्वजनिक न्याय कल्पना बनकर रह गया, जबकि समाजवाद एक सपना बनकर रह गया। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में भारी अंतर। 5वां, जन सहयोग का अभाव रहा। आर्थिक नियोजन में नौकरशाही एवं सरकारी तंत्र के हावी होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में वांछित जन सहयोग नहीं मिल पाया और यहाँ तक कि बेकारी निराकरण, निर्धनता उन्मूलन, सामाजिक सेवाओं एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों में भी जिनसे जनता का सीधा संबंध था उनमें भी जन सहयोग का अभाव रहा, जबकि यह योजनाओं की सफलता का आवश्यक अंग है। अगला है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि एवं विकास में बाधा। जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सका और 1951 में जनसंख्या केवल 36.1 करोड़ थी, वह 1991 में बढ़कर 84.64 करोड़ हो गई, जबकि फरवरी 2001 में बढ़कर 102.87 करोड़ तथा मार्च 2011 में बढ़कर 121.0 करोड़ से अधिक होने का अनुमान था और इस प्रकार केवल 60 वर्षों में जनसंख्या में लगभग 85 करोड़ की वृद्धि हुई। यद्यपि जन्म दर एवं मृत्यु दर में कमी आई पर अति जीवन दर काफ़ी बढ़ गई। तो यह भी जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि विकास में बाधा बनती है।
सातवां, संरचनात्मक एवं प्रतिबंधात्मक नीतियाँ अनुपयुक्त रही क्योंकि उनमें एकजुटताओं को बढ़ावा मिला और उद्योग तथा कृषि क्षेत्र विरोधानु बाराजारोन्मुखी शक्तियों के प्रति स्पर्धात्मक गुणों से वंचित रही। राजनेताओं ने आरक्षण, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान आदि मसलों को अपनी सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक लाभ का साधन बनाया। इससे आर्थिक विकास के घटकों पर बुरा प्रभाव पड़ा और आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निजी क्षेत्र तथा विदेशी पूंजी निवेश पर अनावश्यक नियंत्रण होने से अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में वंचित पूंजी निवेश नहीं हो पाया और अर्थव्यवस्था तीव्र आर्थिक विकास में पिछड़ गई। रोजगार वृद्धि में आर्थिक निर्धनता। योजनाबद्ध विकास के दौरान उत्पन्न विकृतियों से देश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ती गई और देश में गरीबी के निराकरण में विशेष सफलता नहीं मिली। आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण एवं आर्थिक असमानताओं में भी वृद्धि। धनवान होता गया और अधिक गरीब होता गया और बड़े औद्योगिक घरानों की संपत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, जिससे गरीब एवं मध्य वर्ग में निराशा उत्पन्न हुई। तो आज हमने नई आर्थिक नीति जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर बढ़ते हुए कदमों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा की, जिसमें इसके मेन बिंदु थे नौकरशाही, नियंत्रण एवं भ्रष्टाचार। दूसरा था सार्वजनिक उपक्रमों में घाटा। तीसरा था योजना आयोग की मनमानी से विकास में बाधा। चौथा था निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों में भारी कमी। पाँचवा, जनसहयोग का अभाव भी रहा। छठा, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि जो विकास में बाधा बनती है, इसके कारण भी नई आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस हुई। सातवां, संरचनात्मक एवं प्रतिबंधात्मक नीतियाँ अनुपयुक्त रही। आठवां, निजी क्षेत्र तथा विदेशी पूंजी निवेश पर अनावश्यक नियंत्रण। नौवां, रोजगार वृद्धि में आर्थिक निर्धनता। 10वां, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, आर्थिक असमानता में भी वृद्धि। तो आप सभी को आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।